बेहतरीन आर्टिकल है, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। और जो इकोनॉमी है ये अगर आप लोग देश की देखोगे तो फिलहाल देखते हैं पैसे के कंपेयर में कि हमारे पैसे की खस्ता हालत हो रखी है। पैसा नहीं, रुपया। तो हमारे रुपये की खस्ता हालत हो रखी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भाई कहाँ बसी हुई थी? इंडस रिवर के आसपास में बची हुई थी। नहाने खाने पीने धोने के लिए भाई पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यहाँ पर उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर दुनिया को इस तरीके से अपने कंट्रोल में किया कि भाई जो दुनिया पर रूल करने वाले देश थे वो यूएसए के कर्जे में डूब गए। भाई साहब आरबीआई क्या करता है, अगर रुपये जो है वो गोता मारने लगे, उसको गोता मारने से रोकने के लिए क्या करेगा आरबीआई? बेहतरीन आर्टिकल है, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। और जो इकोनॉमी है ये अगर आप लोग देश की देखोगे तो फिलहाल देखते हैं पैसे के कंपेयर में कि हमारे पैसे की खस्ता हालत हो रखी है। पैसा नहीं, रुपया। तो हमारे रुपये की खस्ता हालत हो रखी है। अभी फिलहाल के टाइम पर भाई 87 पर चला गया है। तो इसके चलते त्राहिमाम है यहाँ पर कि भाई ऐसे कैसे चलेगा। नवंबर में 84 था, तभी हम लोग रोने लग गए थे। अब तो 87 हो गया है। तो इससे क्या दिक्कत होने वाली है? और यहाँ पर जो ये चीजें कंपेयर की जाती हैं ये कंपेयर की जाती हैं यूएसए के डॉलर के साथ में। अभी एक दिन एक बच्चे ने बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पूछी, कह रहा वीर भाई ये बताओ कि हर जगह हम लोग यूएसए के डॉलर के साथ में ही चीजें को कंपेयर करते हैं। मतलब जब भी देखो डॉलर की बात करते हैं तो भाई डॉलर ने बड़ी तपस्या से अपने आप को इस काबिल बनाया कि तुम उसके साथ में कंपेयर करो, ठीक है। तो तपस्या क्या है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पुराने टाइम पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भाई बार्टर सिस्टम यूज किया जाता था। बार्टर सिस्टम का मतलब यही है, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ कि आप लोगों को भाई मटर पनीर की सब्जी बनानी है, आप लोगों के पास में पनीर है, मेरे पास में मटर है, भाई मिलकर सब्जी बना लेते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे मटर, तुम मुझे पनीर दो, मैं तुम्हें मटर दूंगा। तो यहाँ पर इसका मतलब था कि मिलजुल कर काम कर लेते हैं। पर लेकिन पता चला भाई मेरा तो साग खाने का मन है। अब तुम्हारे पास में है पनीर, अब मुझे तो नहीं खाना भाई साहब। वो क्या कहते हैं, पालक पनीर, मुझे तो साग खाना है नॉर्मल। तो दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी कि यार अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि किस इंसान के पास में फिलहाल के टाइम पर ऐसा इंसान जिसको मेरे मटर की जरूरत है और उसके बदले में वो मुझे क्या दे दे? पालक दे दे भाई साहब। तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये समस्या सोल्व करने के लिए करेंसी का इजाद किया गया। स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम चल रहा था, वहां तक तो चीजें सही थी। पर लेकिन जब समस्या ये बढ़ गई कि भाई वो इंसान ढूंढता फिरो कि भाई जिसको भी वो चीज चाहिए जो मुझे देनी है और उसको लेनी है, तो ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी। मोहल्ले में तो फिर भी तुम दरवाजा खटखटा लोगे कि भाई मटर चाहिए क्या? भाई थोड़ा सा पालक दे दे। तो वहां तो चल जाएगा काम। पर लेकिन अगर चीजें ज्यादा बढ़ानी है तो फिर चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है करेंसी की कि भाई मेरा सामान है, तू खरीद ले, मुझे पैसे दे दे, वो पैसे से मैं कुछ भी खरीद लूँ। तो जिंदगी आसान हो जाएगी इससे। तो ये बड़ा एक तरीके से मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के पैटर्न पे यहाँ पर आप लोगों को करेंसी बनाना, करेंसी चलना, इसका इजाद होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कैसे हुआ? पहले तो लोग जो है वो जंगलों में रहते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, वहीं पर कमाए खाए, वहीं पर ही उड़ा लिया, फिर घूम के कहीं और चले गए। अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, यानी कि कहीं ना कहीं घूमते रहते थे। सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो उनकी जिंदगानी घूमते हुए चला करती थी। तो घूमते-घूमते जो वो इंसान घूमा करते थे, तो उसमें समस्या ये आ जाया करती थी कि भाई साहब कहीं घूम लिए, कहीं खा लिए, कहीं उड़ा लिए, पर लेकिन कोई स्टेबिलिटी नहीं थी लाइफ के अंदर में। तो उनको लगा यार कुछ तो होना चाहिए ज़िंदगी में फिक्स। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह ढूँढते हैं जहाँ पर हम लोग फिक्स हो सकें। तो वो जगह कौन-सी हो सकती है सबसे सूटेबल? बताओ ज़रा। ये वो जगह हो सकती है भाई किसी भी नदी के किनारे पर, क्योंकि पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भाई कहाँ बसी हुई थी? इंडस रिवर के आसपास में बची हुई थी। नहाने खाने पीने धोने के लिए भाई पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो खेती बाड़ी करने के लिए पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसीलिए नदियों के किनारे इन्होंने अपना आराम से बसना स्टार्ट कर दिया। तो जब ये नदियों के किनारे बसे, इन्होंने अपना खेती बाड़ी करना स्टार्ट करी। तो जो छोटे एरिया में लोग रहा करते थे वहां तो ठीक है, बार्टर सिस्टम आप लोगों ने लगा लिया कि भाई तुम मुझे अनाज दो, मैं तुमको दाल देता हूँ, ठीक है? तुम मुझे चीनी दो, मैं तुमको गुड़ देता हूँ। तो वहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी। पर लेकिन जब इन्होंने स्टेबल होकर अपने एरिया में पैदावार करना स्टार्ट कर दिया, तो भई कहीं पर किसी का तुक्का लगा तो उसके घर पे ज़्यादा पैदावार हो गई खेतों में। मतलब उसके जितना उसको खाना था उससे ज़्यादा पैदावार हो गई। अब उसको ज़्यादा पैदावार हो गई तो यार उसको हो सकता है कि उसने गेहूँ ज़्यादा उगा दिया हो, पर उसको तो चावल पसंद है। तो इन्होंने फिर इकट्ठा करके एक मार्केट बनानी स्टार्ट कर दी कि भई जिसके पास में ज़्यादा सामान है, तुम अपना यहाँ पर लाकर दे देना सारे, और जिसको जरूरत होगी वो यहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट का चाल चलन चलना स्टार्ट हुआ कि हाँ मिलकर इकट्ठा होकर वहां पर सामान बांट लिया करेंगे कि तुम्हारे पास में जो ज्यादा है तुम मुझे दे देना, मैं अपने ज्यादा वाला तुमको दे दूंगा। तो वहां पर बार्टर सिस्टम निकला था सबसे पहले, ठीक है? बांट लेंगे। पर लेकिन जब ये चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई और अच्छे लेवल पर एग्रीकल्चर बढ़ना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई, तो फिर इन्होंने वो नहीं, इंसान की एम्बिशन बढ़ जाती है। पहले इंसान को बचपन में कि किसी तरीके से साइकिल मिल जाए, थोड़ा सा जवान हो तो बाइक चाहिए भाई, और थोड़ी सी जिंदगी आगे स्टेबल हुई तो कार कार चाहिए, ठीक है?
तो यहाँ पर तो ये क्या होता है, तो एम्बिशंस बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे ही फिर यहाँ पर इन्होंने चीजों को खोजना स्टार्ट किया, बाहर निकलना स्टार्ट किया। तो फिर यहाँ से लगने लगा कि यार बार्टर सिस्टम तो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो तो इंसान नॉनवेज खाता है, उसको तो नहीं पनीर पसंद भाई, उसको क्या करेंगे, उसको तो पैसे चाहिए, हो तो अपना नॉनवेज खरीदेगा जाकर। तो ये कंडीशन यहाँ पर फिर क्या हुआ कि हाँ ठीक है, अब कुछ ना कुछ करेंसी लेकर आते हैं। तो फिर वहां से ये करेंसी डेवलप होने स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में कोई गोल्ड यूज कर रहा है, फिर गोल्ड इस तरीके से था कि भाई गोल्ड तो बड़ा रेयरली अवेलेबल है, तो बड़ा महंगा रहता था। तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको नॉर्मली बनाया जा सके। फिर सबने अपने कॉइन्स सिक्के गढ़ने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पर सबने अपने अपने पुराने टाइम के, अच्छा उसके टाइम के वो सिक्के थे, खुदाई में मिल गए, अच्छा यहाँ पर ये राजा था, तो वो सारी चीजें। तो सिक्के के बाद में फिर आगे चलकर ये अपना पेपर का इजाद हुआ, तो ये करेंसी पर अपना शिफ्ट हो गए यहाँ पर। अब ऐसा प्लास्टिक का इजाद हो गया तो प्लास्टिक पर चले गए, क्योंकि इनको ये भी लगता था कि पेपर वेपर भी गल बल जाते हैं, कहानी खराब हो जाती है, क्यों ना प्लास्टिक की करेंसी यूज करो। अब प्लास्टिक पोल्यूशन इतना हो गया, इनको लग रहा है कि यार प्लास्टिक भी छोड़ो, क्यों ना डिजिटल पर आ जाओ। अब डिजिटल में भी नहीं, एक भाई साहब करप्टो पर पहुंच गए। तो कहानी ऐसी है कि ऐसे ऐसे चीजें चलती स्टार्ट हुई। अब इस जब ये सिस्टम बढ़ रहा था आगे, तो यहाँ पर ऐसा था कि भाई साहब एक देश था जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इस चीज को बड़े ध्यान से समझा, और उसने सोचा कि हर एक देश की अपनी खुद की करेंसी है। ठीक है, हर एक देश अपनी खुद की करेंसी लिए बैठा है। अगर मान लीजिए इंडिया को आज की डेट में यूएसए से कुछ खरीदना है या फिर रसिया से कुछ खरीदना है, तो भाई साहब इंडिया के पास में रुपये है और रसिया के पास में रूबल है। तो यहाँ पर अगर ये खरीदेंगे तो इनको दिक्कत होगी। तो कोई ना कोई कॉमन करेंसी यहाँ भी होनी चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर दुनिया को इस तरीके से अपने कंट्रोल में किया कि भाई जो दुनिया पर रूल करने वाले देश थे वो यूएसए के कर्जे में डूब गए। तो जब कर्जे में डूब गए तो भाई साहब इनके हिसाब से काम करना पड़ गया। तो दुनिया पर रूल करने वाले कब्जे में डूब गए और इसको कब्जा किया इसने, यूएसए ने। तो भाई साहब यूएसए की करेंसी का जो यहाँ से फाउंडेशन रखना है वो स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब तुम किसी के कंट्रोल में रहते हो तो तुम्हारी हालत ऐसी होती है जैसी अभी कनाडा की हो रखी है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये हालत है कनाडा की। अभी एक दो दिन पहले की बात है, भाई ने कमेंट किया डोनाल्ड ट्रंप ने कि कनाडा को मैं सब्सिडी दिया करता था, अब से कनाडा को ये सब्सिडी देना बंद। कनाडा को सब्सिडी देना बंद कर दूं अगर मैं, तो कनाडा का कोई अस्तित्व तो नहीं रह जाएगा मेरे बिना, इतना डिपेंडेंट है कनाडा मेरे ऊपर आज की डेट में। तो ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोली, और साथ ही साथ में एक छोटी सी लाइन और लिख दी नीचे इन्वर्टेड कोमा लगा के, ओए कनाडा 51वां स्टेट बन जा मेरा। ठीक है। तो मतलब जब तुम्हारे बस की कुछ है ही नहीं है, तुम सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। तो भाई 50 स्टेट है मेरे पास में, 51वां बन जा तो यहाँ पर। तो अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 51वां स्टेट कनाडा बन जाए, जैसी हालत चल रही है आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर। तो अगर इस तरीके से आप लोग देखोगे तो इसने बकायदा अपने आप को इस तपस्या से काबिल बनाया कि दुनिया में इसकी करेंसी का दबदबा रहे। कुछ लोग ऐसे थे भाई, इसकी करेंसी को उन्होंने कहीं ना कहीं चैलेंज करने की कोशिश की यहाँ पर पास्ट में। ठीक है, जैसे आप लोग अगर बात करें इराक की बात कर ले, इसी के साथ में लीबिया की बात कर ले, इन्होंने इसको चैलेंज करने की कोशिश की तो इन्होंने घर में घुसकर उन इंसानों को बर्बाद कर दिया, गृह युद्ध करवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया। अभी वही पैटर्न आप लोगों को प्रेजेंट टाइम पर देखने को मिलेगा। अभी इन्होंने रसिया के ऊपर में सैंक्शन लगाए क्योंकि रसिया ने यूक्रेन का एक छोटा सा पोर्शन अपने कंट्रोल में ले लिया था। रसिया को बोला कि यार ये मुझे पसंद आ रहा है, ये मुझे चाहिए, तो इन्होंने ले लिया। इनको गुस्सा आ गया कि तुम कैसे ले रहे हो, हमसे पूछ लेते कम से कम, हम दुनिया के राजा हैं। तो इनको जैसे ही गुस्सा आया तो कंडीशन खराब हो गई भाई साहब, इन्होंने सैंक्शन लगा दिया रसिया के ऊपर कि तुम हमारा डॉलर यूज नहीं करोगे। रसिया ने कहा कोई बात नहीं, हम अपने रूबल यूज कर लेंगे। अब दिक्कत यह है कि भाई डॉलर चलता है सब जगह, अब रूबल सब ले नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा करेंसी चलती नहीं है यहाँ पर। तो इनको लगा कि यार कोई ना, मिलकर हम लोग ब्रिक की एक करेंसी बना लेते हैं। तो यहाँ पर इसको देखने लगा करेंसी बनेगी फिर डॉलर का अस्तित्व जो है वो खतरे में आएगा, आते ही बोल देगी करेंसी बनाकर दिखाओ, सबको जो है मैं टैरिफ के नीचे दाब दूंगा, 100% टैरिफ लगाऊंगा। तो ये कहानियां चलती चलती आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर पहुंच गई है। तो डॉलर अपना अस्तित्व जो है वो बनाए बैठा हुआ है यहाँ पर। और इसमें बहुत बड़ा रीजन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी पावर, मिलिट्री पावर। जिसके पास में इकोनॉमी और मिलिट्री होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, यानी कि सरकार प्रॉपर टाइम पर बनती और बिगड़ती होगी, वो देश दुनिया पर राज करेगा। यानी कि जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, भाई जिस घर में मुखिया ताकतवर होगा, नॉर्मल सी बात है उस घर में सब डिसिप्लिन में रहेंगे, और सब डिसिप्लिन में रहेंगे तो सब अपना काम टाइम पर करेंगे। तो अपने आप वहां पर इकोनॉमी बढ़ती हुई नजर आएगी, भाई सबकी जॉब भी लगेगी आगे चलकर। अगर मुखिया ही जो है वो ढंग से नहीं है यहाँ पर, तो भाई देश जो है वो डूबता हुआ नजर आएगा यहाँ पर। तो सबसे पावरफुल जो है वो मुखिया होना चाहिए, और मुखिया कौन है, वो है पॉलिटिकल ऑथोरिटी। इसलिए कह लेते हैं कि पॉलिटी जो है वो इकोनॉमी की गार्जियन है। गार्जियन मतलब इसकी रखवाली करने वाली है। अगर पॉलिटी बर्बाद हो गई तो इकोनॉमी अपने आप बर्बाद हो जाएगी, जैसे श्रीलंका में हो गई, जैसे कई सारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर ये मुद्दा चलता ही रहता है।
तो ये पूरी की पूरी कहानी कुछ ऐसे है कि फिलहाल के टाइम पर इसी इकोनॉमी के बीच में हमारी रुपी भी आकर अटक जाती है कि भाई हमारी इकोनॉमी भी आज के डेट में इतनी ज्यादा पावरफुल तो है नहीं है, क्योंकि हम भी काफी सारी चीजें जो है बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। और जब हम लोग बाहर से कोई सामान खरीद कर लेकर आते हैं तो भाई हमारी रुपी तो कोई लेगा नहीं बाहर, क्योंकि इतनी पावरफुल है नहीं है। तो हम लोग पहले डॉलर खरीदते हैं और फिर उस डॉलर को खरीदने के बाद में फिर उस डॉलर को मार्केट में ले जाकर हम लोग सामान खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी दुकान पर आप लोग जाते हो तो वहां पर मान लीजिए कोई दुकान है चाट चपड़ी वाली, तो वहां पर आप लोगों ने गोलगप्पे लेने हैं, आप लोगों ने वहां पर समोसा खाना है, आप लोगों ने वहां पर दही भल्ले खाने हैं, चाउमीन नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे भाई, उसको दे दोगे पैसे काउंटर पर जाकर कि टोकन दे दे, एक चाउमीन, फिर चाउमीन आ गई याद। एक गोलगप्पे का दे दे, गोलगप्पे भी दही वाले, ठीक है, क्योंकि मुझे ठीक ठाक लगते हैं। दूसरा भाई साहब दही भल्ले खा लो। तीसरा अपना मतलब नेशनल एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो समोसा हो गया अपना, इससे तो कम से कम दूसरों से तो अच्छा ही है, चाउमीन से तो अच्छा ही है अपना घर का समोसा, ठीक है। तो ये चीज खानी है तो वो क्या करेगा, तुमसे पैसे ले लेगा। तुम्हारे पैसे जैसे उसके काउंटर में गए, अब तुम्हारे लिए नई करेंसी क्या बन गई, नई करेंसी अब तुम्हारे लिए टोकन बन गया ये, कि एक टोकन हो गया आप लोग का दही भल्ले का, एक टोकन हो गया गोलगप्पे दही वाले, और एक टोकन हो गया समोसे का। तो यहाँ पर किसी को ब्रेड पकौड़ा तो वो भी खा लेना भाई अपना। तो ये क्या हो गया, ये हो गई अब नई करेंसी जो टोकन मिल गई, यानी कि ये टोकन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का डॉलर। अब इस टोकन को मिल गया, अब भाई साहब तुम कुछ ही खरीद लो यहाँ से जाके, मतलब जिसका टोकन तुमने लिया वही खरीद लोगे तुम आराम से जाके। तो ये टोकन लेना पड़ता है पहले सबको, और ये टोकन जो है ये इसके कंपेयर में अगर ये टोकन महंगा हो गया, मान लीजिए पहले ये टोकन मिलता था हम लोग को 10 रुपए का, अब ये टोकन मिलने लगा है 20 रुपए का, फिर ये टोकन मिलने लगा है 30 रुपए का। तो भाई साहब 10 रुपए एक टोकन का एक गोलगप्पा आ रहा है, ठीक है, एक टोकन में एक गोलगप्पा आ रहा है। अब भाई साहब एक टोकन पहले 10 रुपए का था, अब वो टोकन हो गया 20 रुपए का। अब भी यहाँ पर हमारे पास में तो टोकन एक ही आएगा ना 20 रुपए देने के बाद में, अभी भी हम लोग एक ही गोलगप्पा खा पाएंगे। अब ये टोकन 30 रुपए का हो गया, अब हमको 30 रुपए देने पड़ेंगे ये टोकन लेने के लिए, पर गोलगप्पा भी हमको एक ही मिलेगा क्योंकि वो एक टोकन का है, उसकी वैल्यू टोकन में डिसाइड कर रखी है। तो जब जब हमारे रुपये की वैल्यू जो है वो डाउन जाती है, तो भाई साहब हम एक ही गोलगप्पा खाने के लिए ज्यादा पैसे देते हुए नजर आते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो मतलब कहने का है कि हम लोगों को गोलगप्पा खाना है तो हम लोग को टोकन लेना पड़ेगा, और उस टोकन का प्राइस बढ़ता जा रहा है, और वो टोकन है डॉलर। तो उसके चक्कर में हमारी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है कि भाई पहले 84 रुपए का डॉलर था, अब 87 का आ गया। तो हम लोग गोलगप्पे खरीदेंगे, और वो गोलगप्पा क्या है, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो कि हम सबसे ज्यादा खाते हैं आज की डेट में। इसलिए गोलगप्पे वाले को भी जीएसटी 40 लाख देना पड़ता है, 40 लाख रुपए कमा लिए उस पर जीएसटी देना पड़ता है। तो मतलब गोलगप्पे वाले खूब दबाकर गोलगप्पे बेच रहे हैं, तो हमारी कंडीशन खराब हो रही है, क्योंकि हम लोग को गोलगप्पा खरीदने के लिए पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। तो समस्या यहाँ पे निकल कर आती है। तो जब हम लोग उसी गोलगप्पे को खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे दे रहे हैं, पहले उस गोलगप्पे को 84 रुपए में खरीद रहे थे, अब उस गोलगप्पे को 87 रुपए में खरीद रहे हैं, तो हमारे 3 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं। और ये 3 रुपए में एक तरीके से बहुत ही कम क्वांटिटी में बात कर रहा हूँ, जब ये करोड़ों में बात जाती है तो भाई साहब ये करोड़ों में सामान खरीदते हैं, तो ये करोड़ों में कहानी खराब ऊपर नीचे होती है फिर यहाँ पर। तो इसके चक्कर में रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। अब मैंने बोला था कि यूएस से आएगा तो सबको जुकाम खांसी बुखार सब कुछ होगा, तो वही हो गया यहाँ पर। आते ही कनाडा मैक्सिको और चाइना को चिपका दिया भाई ने कि ये लो पकड़ो, ये ले सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, फेंक फेंक के मारे उनके ऊपर में टैरिफ। वो टैरिफ ऐसे हो गए कि भाई दुनिया की इकोनॉमी जो है वो लाल पीली हो गई, मतलब डाउन हो गई, ठीक है। तो कहानी ऐसे ही चल रही है यहाँ पर। तो अभी मुद्दा ये है कि भाई साहब इसको संभालना जरूरी है, और संभालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, अब दो टर्म में आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ जो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, उनको आप लोग समझिएगा, ठीक है। हाँ मतलब ट्रेड डेफिसिट ही बोल देते हैं इसको, कि भाई सामने वाले से ज्यादा खरीद रहे हैं हम लोग, उसको बेच पा नहीं रहे हैं, तो भाई डेफिसिट में जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, सामने वाला तो अपना प्रोडक्ट बेच के निकल जाएगा। अब दो टर्म होती है, एक को कहते हैं रुपी का एप्रिसिएशन और एक को कहते हैं रुपी का डेप्रिसिएशन। अब यहां से आप लोग के कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, नहीं यकीन आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, ये लो भाई देख लो, क्वेश्चन पूछ रखे हैं आप लोगों के, ये ले लो, ठीक है। कह रहा है कि भाई साहब आरबीआई क्या करता है अगर रुपी जो है वो गोता मारने लगे, उसको गोता मारने से रोकने के लिए क्या करेगा आरबीआई, बता दो भाई क्या करेगा, अभी बता देना, ठीक है। क्वेश्चन अभी सोल्व हो जाएगा आप लोगों का, सुन लो पहले एक बार इसको। मुद्दा क्या है, कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर में बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, और यही आप लोग को एडिटोरियल में भी आते हुए नजर आते हैं। और ये मुद्दा ऐसा है, एक बार समझ में आ गया तो भाई फर्राटे से अपने क्वेश्चन सोल्व करते हुए नजर आओगे। तो इसलिए अपनी पेटी बांधकर ध्यान से सुन लीजिएगा। मुद्दा क्या है, अगर तुम्हारा रुपी एप्रिशिएट हो रहा है, एप्रिशिएट क्या होता है भाई, उसने बहुत बढ़िया काम करा उसको एप्रिशिएट कर दे, मतलब बढ़ाई कर दे उसकी। तो रुपये की बढ़ाई हो रही है, इसका मतलब रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपये डोडा फूल जाएगा, रुपये के कॉलर खड़े हो जाएंगे कि मेरी बढ़ाई हो रही है, तो रुपये ऊपर को बढ़ जाएगा। तो जैसे ही रुपये ऊपर को बढ़ेगा तो मार्केट में डॉलर के कंपेयर में रुपये की वैल्यू जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी आप लोगों को, ठीक है। पर लेकिन किसी ने कह दिया नहीं तेरे बस की कुछ नहीं है भाई,
तूने बस की कुछ नहीं है, तू तो बर्बाद हुआ बैठा है। तेरे से आज से कोई ट्रेड नहीं हुआ, तो आगे क्या ट्रेड करेगा? तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है मार्केट के अंदर में। तो ये डिमोटिवेट हो जाएगा बेचारा, सुकुड़ के बैठ जाएगा। तो इसके कंधे नीचे को, कॉलर नीचे को आ जाएंगे। तो रुपी जो है वो दिक्कत में आ जाएगा, तो ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो डेप्रिशिएट मतलब डिप्रेशन, ऐसे याद रख लेना। एप्रिशिएट मतलब यहाँ पर कि भाई साहब मोटिवेशन, बिल्कुल अभी मतलब रॉकेट की तरह लॉन्च होने वाला है। तो ऐसे आप लोग इसको समझना। जब एप्रिशिएट हो रहा है तो वहां पर फायदा क्या होगा, और डेप्रिशिएट हो रहा है तो वहां पर फायदा क्या होगा। देखो, अगर आप लोग नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव ना लेना, तो उसमें भी आप लोग पॉजिटिव चीजें ढूंढ सकते हैं। जैसे कि जब आप लोग नीचे को जा रहे हो, डाउन जा रहे हो जिंदगी में, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए रुक के सोचो कि डाउन क्यों जा रहे हैं यार, क्या दिक्कत है, कौन सी ऐसी चीजें हम लोग को यहाँ पर इंप्रूव करनी है। तो फिर आप लोग की सोचने का मौका देती है, आप लोग को फिर से रीस्टार्ट करने का और लाइफ को रिवैम्प करने का मौका दे दिए। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई साहब, अगर तुम्हारी इकोनॉमी पावरफुल है, अगर तुम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हो, तो भाई साहब आप लोग का एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा। जब आप लोग का एक्सपोर्ट सस्ता होगा, तो मार्केट में आप लोग का प्रोडक्ट जो है वो लोग जल्दी खरीदेंगे भाग भाग कर, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, मार्केट में डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर जब तुम्हारी रुपी कमजोर होती है, तो भाई साहब तुम्हारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि लोग आसानी से खरीद पाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी रुपी की वैल्यू डाउन हो रखी है। वो डॉलर लेकर आएंगे बाहर से, भाई भारत के अंदर में व्यापार कर रहे हैं, डॉलर खरीद कर लेकर आ गए। पहले उनका जो डॉलर था, वो भाई साहब उनका डॉलर जो था, उनको हमारे 80 रुपए के बराबर था। ठीक है ना? हमारे यहाँ पर वो 80 रुपए का सामान खरीद लेते। अब उस डॉलर से वो 90 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, भाई साहब 1 डॉलर लेकर आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर तो 90 रुपए में चलेगा उनका। तो सोचो 10 रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा, वो और ज्यादा सामान खरीदेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जब रुपी एप्रिशिएट होता है, तो भाई साहब एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव होता है, महंगा हो जाता है। रीजन रीजन ये है कि भाई साहब हमारी वैल्यू बढ़ गई रुपए की। अब तुम हमारे यहाँ पर जब डॉलर लेकर आओगे, तो तुमको ज्यादा रुपए नहीं मिलने वाले उस डॉलर के कंपेयर में, क्योंकि उसको अगर यहाँ पर हमारे देश के अंदर तो कुछ भी खरीदना होगा, डॉलर में थोड़ी ना खरीदेगा। वो डॉलर लेकर आएगा, वो हमारे यहाँ की रुपी देगा, पहले तो कन्वर्ट करवाएगा कि भाई साहब मेरे पास में डॉलर है, मुझे इतनी रुपी दे दो, इसके रुपी में कन्वर्ट कराएगा, फिर रुपी में आके हमारे देश के अंदर सामान खरीदेगा। तो इससे यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो गया, इंपोर्ट जो है वो सस्ता हो गया। तो ये चीजें दो आप लोग यहाँ पर याद रखना कि जब रुपी एप्रिशिएट होती है, जैसे कि यूएसए की रुपी, तो भाई साहब उसका एक्सपोर्ट महंगा होता है। ठीक है? इंपोर्ट जो है वो सस्ता होता है, क्योंकि डॉलर जो है उसका ताकतवर हो रहा है। ठीक है? और उसकी रुपये के वैल्यू में अगर करें तो हमारी रुपी स्ट्रॉन्ग हो रही है। चाइना की हमेशा करेंसी जो है वो डिवेल्युएट करके रखता है, डेप्रिशिएट करके रखता है। इसीलिए चाइना के वहां पर जाकर लोग सामान खरीद के मजे लेते हैं, यहाँ पर आसानी से लाकर उसको खरीद लाते हैं वहां पर। तो इससे क्या होता है, इससे लोग तुम्हारे यहाँ से ज्यादा सामान खरीदेंगे जब तुम्हारी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट करेगी। ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसा याद रख लेना। एक को पकड़ लेना तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा। गुरु चेला है, मोटू पतलू है, जो भी आप लोग बोलो याद करने के लिए, हेड और टेल है, ऊपर से एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है? फायदा क्या क्या होता है भाई, नॉर्मल सी बात है। फायदा क्या होगा, अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है तो उससे क्या फायदा होगा, और इंपोर्ट अच्छा हो रहा है तो उससे क्या फायदा होगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई हैं। ठीक है? तो बेनिफिट क्या होता है, अगर एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर इस तरीके से बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि किस तरीके की इंडस्ट्री है तुम्हारे यहाँ पर, इसी तरीके से यहाँ पर किस तरीके की इंडस्ट्री है, तो वही फिर उस तरीके से बढ़ती हुई घटती नजर आती है। डिपेंड ये करता है कि तुम माल मार्केट में बेच क्या रहे हो। ठीक है? तो ये पूरा का पूरा ये स्लाइड के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल गया। अब यहाँ पर अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अभी जो आरबीआई ने किया है उसकी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मार्केट में आप लोगों को ये बताओ, रुपये की वैल्यू नीचे क्यों गिर रही है। रुपये की वैल्यू नीचे इसलिए गिर रही है क्योंकि आज की डेट में मार्केट में डॉलर की कमी है। मतलब आप लोग ये सोचो, भाई मार्केट में 4 रेडी खड़ी हुई हैं, ये 4 रेडियां जो हैं एप्पल बेच रही हैं मार्केट में। ठीक है? तो यहाँ पर एप्पल बेच रही हैं। अब यहाँ पर ये 4 रेडी में से 3 रेडी के एप्पल हो गए खत्म, अब एक रेडी बच गई। ये क्या कहेगा ठेले वाला, ये कहेगा कि भाई मेरा एप्पल अब तक तो मिल रहा था 150 रुपए किलो, भाई अब हूं मैं अकेला, अब इसी एप्पल को बेचूंगा 200 रुपए किलो। तो क्या हो गया ये, तो इसने बोला कि 200 रुपए किलो बेचूंगा, भाई ये तो बेचेगा। तो यहां पर ये क्या हो गया, महंगा हो गया तुम्हारा। क्यों? क्योंकि मार्केट में कमी थी इस चीज की। तो जब मार्केट में कोई चीज कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है? इसलिए कहते हैं कि हर एक इंसान की, जो भी कोई फोन कर दिया उसी के साथ में चल दिए, किसी ने बोल दिया उसी के पीछे बोलिए, ज्यादा विल्ले मत बना करो। अपने आप को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे के रखो, पहले अपने काम जो डिसाइड किए उनको कंप्लीट कर लो, जब टाइम हो तो दूसरे को एंटरटेन कर लेना। पर लेकिन आप लोग अपनी वैल्यू हमेशा मार्केट में गिरा के रखते हो, इसलिए कहते हैं कि बहुत वेला है, जब भी काम, जब भी फ्री से बात कर लेना, ये फ्री मिलेगा इंसान। तो जिंदगी में कोशिश करो कि, ये नहीं कह रहा कि मैं किसी को इग्नोर करो, एटलीस्ट अपना डिसाइड करो पहले कि मुझे क्या करना है। आपका काम कंप्लीट हो गया तो फिर आप लोग उसको देख लो कि हाँ दूसरे को टाइम दे लो, पर अपना काम छोड़ के मत दो, पहले वो कंप्लीट कर लो, वरना आप लोग अंदर से भी खुश नहीं फील करोगे। ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट में एप्पल का प्राइस बढ़ गया। अगर डॉलर हमारी मार्केट में आ जाए, बाहर से कोई डाल दे डॉलर आके यहाँ पर, तो भाई साहब डॉलर अच्छे खासे हो जाएंगे। जब मार्केट में डॉलर अच्छे होंगे तो मार्केट में वैल्यू डॉलर की कम होगी, क्योंकि डॉलर काफी है।
तो इसलिए यहां पर इसीलिए हमारा आरबीआई ये काम करता है, वो क्या करता है, मार्केट में डॉलर जो है वो इन्फ्यूज कर देता है। आरबीआई के पास में क्या है भाई, इसके पास में भंडार रखा पड़ा है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारे देश में पड़े हुए हैं, तो काफी कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आरबीआई यहाँ पर ये स्टेप उठाता है चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो मार्केट में डॉलर डालेगा तो भाई डॉलर बल्ले बल्ले हो गई, सब जगह डॉलर ही डॉलर है, तो डॉलर की वैल्यू कम रहेगी क्योंकि मार्केट में बहुत सारा है। जब कम होगा मार्केट में डॉलर तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए तो कहते हैं कि हीरे की वैल्यू ज्यादा क्यों है, क्योंकि कम है मार्केट में। और भाई साहब रेत की वैल्यू जो है या फिर कोयले की वैल्यू जो है वो कम क्यों है, क्योंकि हर जगह बिखरा फिर रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए आरबीआई क्या करता है, चीजों को यहाँ पर इस तरीके से डालता है इसके अंदर में, बेसिकली मार्केट के अंदर में, कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, कि डॉलर ज्यादा आ गया, तो इसकी वजह से चीजें जो है वो ईजी हो जाती है। तो नॉर्मली आरबीआई इस तरीके की पॉलिसी फॉलो करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो जब इसको बोलते हैं नॉर्मली कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी, तो आरबीआई क्या कर रहा है, टूल यूज करता है कि भाई साहब कैसे मार्केट के अंदर में मनी डालनी है, तो इनको एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं। कई तरीके की होती है, उसी के ऊपर ही आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया है कि आरबीआई भाई साहब कैसे कंट्रोल करता है। तो ये बोला गया कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहाँ पर कई सारी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। आरबीआई जो है यहाँ पर जब चीजें डालता है मार्केट के अंदर में, तो आप लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट मार्केट की क्या है, ठीक है। अगर मार्केट में कमी हो रही है तो वो उसको फुल करेगा, और अगर यहाँ पर डाउन हो रहा है तो वो एक तरीके से मतलब ज्यादा हो रहा है तो खींच भी लेता है। वो नहीं जैसे आप लोग की चीजें ज्यादा हो रही है तो खत्म कर दो, और कम हो रही है तो वो कर दो, तो बैलेंस बनाने की है। मम्मी पापा कई बार करते हैं, बदतमीजी ज्यादा काट रहे हो थप्पड़ जड़ दिए, और ज्यादा ही परेशान है तो प्यार कर दिया थोड़ा सा, तो वो काम आरबीआई का रहता है। तो बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, जो गवर्नमेंट जो है खासकर और आरबीआई है, टू स्टॉप द जो इंडियन जो रुपी है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हमारा जो रुपी है अगर यहाँ पर नीचे को जा रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पर, जैसा मैंने अभी सारी आप लोगों को बताई। तो बोला कि कौन सा नहीं है इनमें से, ठीक है, तो नोट पूछा गया यहाँ पर, तो ये आप लोग समझ लेना। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारा जो रुपी जो है वो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर, यानी कि कौन सा मेजर नहीं है नहीं नहीं है, द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, क्योंकि आरबीआई भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करता है। यहाँ पर की काम करते हैं कि स्टॉप द स्लाइड, यानी कि नीचे जाता हुआ रुपी, हमारी वैल्यू जैसे अभी जा रही है वो 87 पर आ गई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि कर्बिंग द इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रमोट द एक्सपोर्ट। भाई नॉर्मल सी बात है कि भाई साहब अगर आप लोग फालतू की चीजें खरीदना बंद करोगे, आप लोग सोना खरीद कर लेकर आ रहे हो उसको अपनी अलमारी में रख रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, उससे सीधी सीधी यहाँ पर रुपी की वैल्यू पर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग सोने का इस्तेमाल तो कुछ कर नहीं रहे हो, उसको रख दिया आप लोगों ने, खरीद कर लेकर आए, तुम्हारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया, वैसे ही तुम्हारे पास जो है डॉलर कम थे, तुमने उसको खरीद लिया। तो ये यहाँ पर एक तरीके से कहानी, ये यहाँ पर एक तरीके से अलग हो गया इसका, ठीक है, यानी कि इससे तो यहाँ पर इसका अपोजिट हो गया। इससे क्या होगा, इससे तो और रुपए की वैल्यू आप लोग की गिरने वाली है, ठीक है। एनकरेज करना इंडियन बोरोवर को कि इशू करे रुपी डिनोमिनेशन मसाला बॉन्ड। ये बॉन्ड्स होते हैं, अगर हम लोग इनको मार्केट में इशू करेंगे तो ये क्या होता है, ये जो इसकी जो वैल्यू है, इससे क्या होगा, इसकी वैल्यू पर इसका इंपैक्ट जो है वो ऐसा नहीं पड़ेगा जैसा यहां पर चाहिए। तो ये भी आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा मसाला बॉन्ड, इसको किसी दिन फिर मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ में बात की जा रही है कि ईजिंग कंडीशन रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग अगर हम लोग इजी करते हैं तो ये दूसरी बात यहां पर बोली जा रही है, इसको आप लोग समझो, ठीक है। तो यानी कि बाहर से आप लोग और इजीली चीजें लेकर आ सकते हो, तो उसकी बात की जा रही है, तो ये भी इसके अपोजिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया कि आरबीआई की एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर समझो कि एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर में बहुत सारे तो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए वो भी यूज हो गए, और एक्स्ट्रा भी कॉन्सेप्ट यूज हो गए। तो यूपीएससी आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि जब आप लोग किसी भी चीज को तैयार करो, तो आप लोग यहाँ पर ये चीजें समझो कि वो किसी एक कॉन्सेप्ट से आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो कई सारे क्वेश्चन से आप लोगों से एक तरीके से कई सारी डायमेंशन से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो इसीलिए वो कंबाइन कर कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर डालता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं कि यहीं पर ही रुक जाता है, अभी यहाँ पर इसका आंसर ये हो गया, अब एक और देख लो। यहाँ पर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्या भर दिया कि यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। मैंने बोला ना कि जब डिमोटिवेट हो जाए, डिवैल्यूएट हो जाए, तो इफेक्ट ऑफ द डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी। तो यहाँ पर क्या है, करेंसी इज दैट इट इज, ये एक तरीके से इज दैट इट नेसेसरली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, तो एक यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का बन गया। तो दो क्वेश्चन इमीडिएटली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि भाई साहब इंप्रूव द जो कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट। तो यहां पर फॉरेन मार्केट के अंदर में जो डोमेस्टिक है मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा दो, इनडायरेक्ट वे में ये बोला गया, ठीक है। इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी।
तो एक तरीके से जो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू रुपये की कंपेयर में आप लोग की अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। दूसरा, इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस मतलब भाई हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कम बेच रहे हैं। तो ये मुद्दा आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से आप लोग की चीजें समझ में आती है। तो जब आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, ये जो मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ाया ये वाला, तो यहाँ से आप लोग चीजों को इसको देखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग सोल्व करिए। देखता हूँ कितना अच्छे से आप लोगों ने सुना है। थोड़ा सा टाइम ले लेना इसको। ठीक है, बाकी तो पीपीटी आप लोग डाउनलोड करोगे, उसमें आंसर एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, तो वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग बैठ के इसको सोचो कि आखिर आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जैसे टॉपिक पढ़ लिया, जब तक आप लोग सोचोगे नहीं तब तक आप लोग उसका आंसर ढंग से दे नहीं पाओगे। तो बैठ के 2 मिनट सोचना। हाँ हाँ सही है, कुछ गलत दे रहे हैं कुछ सही दे रहे हैं, मीडियम टाइप का काम चल रहा है आप लोगों का। कोई नहीं, ट्राई करना है इसको। ठीक है, तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है आप लोगों से कि करेंसी को किस तरीके से चाइना क्या करता है, मैनिपुलेट करता है करेंसी को, हमेशा अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करके रखता है ताकि एक्सपोर्ट उसका सस्ता रहे और लोग ज्यादा से ज्यादा सामान चाइना से खरीदे। वहीं मार्केट में 4 रेडी वाले हैं, तो एक रेडी वाला जो है वो क्या करता है, अपने एप्पल जो है वो सस्ते बेच देता है, तो फटाफट उसके लोग खरीद लेते हैं कि जल्दी बेच बाच के अपना निकलता है वहां से। तो चाइना यही काम करता है। तो यहाँ पर इसी को बोला गया कि विश्व व्यापार में अगर आप लोग देखोगे आज के डेट में, जो प्रोटेक्शनिज्म यानी कि संरक्षणवाद है, या फिर जो मुद्रा की हेरी फेरी यानी कि करेंसी का मैनिपुलेशन है, ये यहाँ पर ट्रेड पर कैसे इफेक्ट डालता है। तो इसकी वजह से हमारे देश के अंदर भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जब इस तरीके की हरकतें होती हैं, तो ये दुनिया जुड़ी हुई है एक ग्लोबलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आज की डेट में, कि भाई साहब ग्लोबल वर्ल्ड है आज की डेट में। हर एक इंसान किसी न किसी कुछ खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है। तो इसलिए कोई भी अगर ऐसी कुछ हरकतें करता है तो इंपैक्ट सब पे पड़ता है। ऐसे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन 2018 में पूछ लिया इस टॉपिक से, इसीलिए इतनी देर से झक मारा था इस टॉपिक के बारे में, ताकि आप लोग चीजों को समझ सके। और ये जो हिस्ट्री आप लोगों को उठाकर मैंने चिपकाई है, ये इसीलिए पढ़ाई है ताकि आप लोग रियलिटी में इंपैक्ट समझ सके कि आखिर होता क्या है जब यहाँ पर चीजें निकल कर आती है। बाकी कुछ कुछ नोट्स भी आप लोगों को दे दिए, अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस स्लाइड में बताया था, वो लिखित में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अभी हमारे देश में कह रहे हैं कि हम लोगों को चीजें इंप्रूव करनी है, तो भाई अपने ऊपर डिपेंडेंसी रहोगे तो सबसे बढ़िया। ठीक है, तो अगर खुद की चीजें सुधारोगे तो सबसे बढ़िया है। कॉस्ट अगर है अवॉइड करो, जो कॉस्ट डिसएडवांटेज फालतू की अगर टैरिफ लगा रहे हैं, फालतू की चीज चल रही है, इनसे बचा कर अपना अपनी खुद की चीजों पर फोकस करो। और जो जो हमारी इकोनॉमी में दिक्कतें हैं, हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है, उनको सुधार लो भाई साहब। तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा, इकोनॉमी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बात बताई जा रही है जो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, कि यूएसए की बदतमीजियों से कैसे हम लोग को बचना है। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने इससे बचने के लिए भी दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखने के लिए आप लोग इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।